अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करेंगे जिस हद तक हो सके। और इंशाल्लाह जो आपको चाहिए इसमें मटेरियल वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कि आप जानते हैं 2 डायमेंशनल मोशन है, और वो जो 2 डायमेंशंस हैं उसको हम एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करते हैं। तो इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, और डिस्टेंस के भी और वेलोसिटी के भी। तो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं, चूँकि ये 2 डायमेंशनल मोशन और इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, तो इसमें जो एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आप एक्स कंपोनेंट की लेंथ देख लें, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये लेंथ सेम रह रही है। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम, और यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो गई, यहाँ फिर बढ़ना शुरू हुई, यहाँ फिर बढ़ना शुरू हुई। तो मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता रहता है। तो ये उसकी वजह हम बताते हैं कि हॉरिजॉन्टली क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगती, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फोर्स ने ही वेलोसिटी को चेंज करना है। तो देयर इज़ नो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ज़ाहिर बात है, अगर फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, तो वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। वर्टिकली सिर्फ इसमें ग्रेविटी एक्ट करती है, और इसी वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, और चूँकि एक्सेलरेशन है इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल है, उसका चेंज ज़ीरो नहीं होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट हाफ में, यानी अगर हम इसको इस तरह करें तो ये फ़र्स्ट हाफ़ है, तो फर्स्ट हाफ़ में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और सेकंड हाफ़ में वेलोसिटी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक्स और वाई। वाई के चेंज होने से ही वेलोसिटी चेंज होनी है। तो फर्स्ट में चूँकि वाई कम हो रही है तो ओवरऑल वेलोसिटी भी कम हो रही है, और सेकंड हाफ में वो बढ़ेगी क्योंकि बॉडी अब नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ रही है। फिर अगर हम एक बॉडी को फ़र्ज़ करें इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहाँ से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं या उसे ड्रॉप कर देते हैं, ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं। किसी वेलोसिटी से उससे थ्रो करें या ड्रॉप कर दें, तो उस सूरत में ये इस पाथ को फॉलो करेगा, और ये जो आपने हॉरिजॉन्टली इसको फेंका है वो इस पाथ को फॉलो करेगा। तो दोनों जब यहाँ पे जाके सेम लेवल पे टकराएंगे तो दोनों सेम टाइम लगाएंगे, यानी इसको जो टाइम लगेगा वो वही होगा जो इसको लग रहा है। तो इट मीन्स अब दोनों पे ज़रा गौर करें, इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें सिर्फ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, लेकिन फिर भी टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। इसी तरह अगर एक बॉडी को यहाँ से फेंकें एक वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से जिसमें इस वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो वो भी उसी जगह पे सेम टाइम में वापस आएगा जब ये ऊपर जाके वापस आएगा। तो इट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, और इसीलिए ये लाइन लिखी है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये चूँकि लीनियर मोशन हैं दोनों, तो 2 इंडिपेंडेंट लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन हम कंसीडर कर सकते हैं। और वो जो लीनियर मोशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को अच्छी तरह आपने समझ लेना। तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके ये 2 केस हो सकते हैं कि या तो आप हॉरिजॉन्टली फेंकें किसी हाइट से, या फिर उसे किसी एंगल से फेंकें, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बने। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 है, यहाँ पे अगर आप उसको फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा वो, ठीक है। तो ये दोनों केस हम देखते हैं कि इसको कैसे स्टडी करना है। तो दोनों में सिंपली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल कंपोनेंट यानी ये फासला क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फासला क्या है, ठीक है, टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी किस तरह वेरी करेगी, वगैरह वगैरह। याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी आपने वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने हैं
तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है आपने। चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी के बराबर है, एक्स तो ज़ीरो है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन भी जी के बराबर है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए इसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन एक तो लीनियर मोशन के लिए होता है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये दो इंडिपेंडेंट लीनियर मोशंस हैं, तो इनको हम अलग-अलग स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंडीशन यहाँ पे पूरी होती है, और वो लीनियर के लिए यानी वन डायमेंशन के लिए होती है, और उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। अब इस सूरत में देखें, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि इसका वी आई वाई यानी इनिशियल कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन ज़ीरो होगा वेलोसिटी का। फिर आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो आप देखेंगे किसी भी मौके पे अगर आपने वेलोसिटी देखनी है, इस मौके पे देखनी है, तो वो वेलोसिटी होगी वी वाई इज़ इक्वल टू जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो ये जी टी बनता है, ठीक है। तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी? ओवरऑल वेलोसिटी होगी v इज़ इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है आपका वी आई, तो वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी, सॉरी ओवरऑल वेलोसिटी होगी। इसी तरह ये अगर आपने डिस्टेंस निकालना है y, तो सेकंड इक्वेशन लगाएं, सिंपल। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ये होगा वी आई टी, और ये जो वर्टिकल है इसको भी सेकंड इक्वेशन लगाएं, तो ये y आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो सेकंड इक्वेशन से आपने डिस्टेंस के कंपोनेंट निकालने हैं, और फर्स्ट इक्वेशन से आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने हैं। फिर इसी तरह इसमें अगर देखें तो इनिशियली आपने कोई वेलोसिटी दी है वी आई, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा, ये हम वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और वी आई वाई क्या, वी आई साइन थीटा, यानी वाई कंपोनेंट इनिशियली। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो आपको वी एफ वाई मिल जाएगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। चूँकि वी आई की डायरेक्शन अपवर्ड है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकली अपवर्ड है, तो जी चूँकि अपोजिट होता है यानी डाउनवर्ड होता है वर्टिकली, तो इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। लेकिन जो आपको पता है एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होना, तो एक्स कंपोनेंट का किसी भी वक्त जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा, और डायरेक्शन भी उसकी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल होगी। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चूँकि चेंज होता है, हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लेना है। अब ये इसकी सिचुएशन बनती है यहाँ पे कि इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, क्योंकि वाई कंपोनेंट ज़ीरो होता है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे 90 डिग्री होगा इनिशियल पॉइंट पे। क्यों? एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है ड्यू टू जी, तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है। और किसी भी मौके पे देखेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी अलॉन्ग दी टेंजेंट होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाती है फाई। ये जो फाई एंगल है ये बराबर होता है tan इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। किसी भी मौके पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, उसका tan इनवर्स लें तो ये फाई आ जाता है। तो किसी भी मौके पे अगर आप एंगल देखेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, वो कुछ इस तरह होगा। ये एक्सेलरेशन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये, तो ये एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में होगा। तो अगर आप गौर करें, ये टोटल एंगल 90 है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जी का 90 है, ठीक होगी जी बात। तो उसमें से फाई निकाल दूं तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 90 माइनस फाई होगा, ठीक, किसी भी मौके पे। और अगर बिल्कुल जस्ट बिफोर हिटिंग देख रहे हैं तो वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, इधर सारा कुछ वो मिनिमम होगा। तो इस तरह आप यहाँ से ये डाटा ले सकते हैं। फिर ये टाइप आती है जिसमें आप किसी एंगल से थ्रो करते हैं, कोई इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और किसी एंगल से उसको थ्रो करते हैं। ये वेलोसिटी है अलॉन्ग द टेंजेंट, पहले भी हम बात कर चुके हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे
वेलोसिटी मिनिमम होती है, क्यों? हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है वेलोसिटी का। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो ज़ीरो है, तो ओवरऑल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। ओवरऑल वेलोसिटी किसके बराबर होगी इस पॉइंट पे? वी एक्स के, यानी वी आई कॉस थीटा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वी आई कॉस थीटा। ये मिनिमम वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। तो ये मिनिमम वी आई कॉस थीटा है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये इस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन है अलॉन्ग द टेंजेंट। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो आप देख सकते हैं 90 डिग्री होगा। ठीक है, सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर आप यही एंगल देखना चाहते हैं फर्स्ट हाफ में, यानी इस पॉइंट से इधर इधर, तो वो एंगल क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो वो फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें, यहाँ की जैसे हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप गौर करें, ये वाला एंगल 90 है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक्सेलरेशन हमेशा 90 का एंगल बनाता है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये 90 + फाई ये एंगल होगा फर्स्ट हाफ में, 90 + फाई। ठीक है जी, 90 + फाई। और सेकंड हाफ में 90 - फाई होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सेकंड हाफ में ये एक्सेलरेशन हमेशा ये डायरेक्शन रहेगी, ये वेलोसिटी है, ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही है। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, एंगल वेलोसिटी और वेक्टर का एक्सेलरेशन के दरमियान। ठीक होगी जी बात। तो ये एंगल जो है अगर आप गौर करें, ये टोटल 90 है। ठीक है, तो 90 - फाई अगर निकाल दें तो ये बच जाएगा। तो सेकंड हाफ में 90 - फाई आएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 90 - फाई। तो इस तरह आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान ये एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर होगी जी बात। फिर इस पॉइंट पे ये जो जस्ट बिफोर हिटिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि और यहाँ पे भी वही होगी। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं तकरीबन यहाँ पे भी वही एप्लीकेबल हैं सिवाय लास्ट पॉइंट के। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। फिर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इस जगह पे 90 - थीटा होगा, फाई नहीं, ये फाई वाला नहीं, 90 - थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मसलन अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हो 30 डिग्री, कि ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो इस जगह पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 - 30 यानी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका वेक्टर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं अलॉन्ग द टेंजेंट। क्लियर होगी जी बात। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है, यहाँ फाई नहीं है, यहाँ पे वो फाई ही होगा एक्चुअली, वो फाई थीटा के बराबर हो जाएगा, बस मसला असल में ये है। तो इस तरह आपके ये एंगल क्लियर हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान। इसी तरह एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे भी इसका और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का आपस में क्या एंगल होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट हाफ के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान 180 डिग्री का एंगल है हर जगह पे। फर्स्ट हाफ में 180 डिग्री, और सेकंड हाफ में हमेशा ज़ीरो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल बनते हैं वर्टिकल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन। तो सेकंड हाफ में जो एंगल होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा। कौन सा एंगल? एक्सेलरेशन और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल होगा, हमेशा 90 का एंगल होगा। वो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, हमेशा 90 का एंगल किसी भी जगह पे देख लें, चाहे वो फर्स्ट हाफ में चाहे सेकंड हाफ में। ठीक है जी, वो हमेशा क्या होगा? 90 होगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने ये देखना हो कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, तो एंगल निकालने के लिए आप टेल्स को मिलाते हैं। तो ये इनको मिला दें
तो आप देखेंगे ये वाला एंगल भी थीटा है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, और ये वाला भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये इनके दरमियान जो टोटल एंगल है वो 2 थीटा होगा, यानी ये वाला एंगल जो इनके दोनों के दरमियान होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, वो 2 थीटा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 40 डिग्री दिया है तो पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना होगा, तो हम कहेंगे 80 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये एंगल है बिटवीन ओवरऑल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। प्लस है तो फर्स्ट हाफ, माइनस है तो सेकंड हाफ। ठीक है, ये ओवरऑल वेलोसिटी के साथ। एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वो 2 थीटा के बराबर होता है, और थीटा यहाँ पे क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस तरह वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जो एंगल है एक्सेलरेशन का, वो फर्स्ट हाफ में 180 डिग्री और सेकंड हाफ में 0 है, और ये हम कर चुके हैं। और हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा 90 होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फार्मूला से आते हैं। जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, यानी मैक्सिमम हाइट जो है, ये वाली जो हाइट है, इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है। ठीक होगी जी बात। और इसको हम रेंज कहते हैं। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से और जहाँ पे वो हिट कर रहा है, इसके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, और जितनी देर ये प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टोटल टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इनके फार्मूला बुक में देख सकते हैं, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, इसका वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, इसका 2 वी आई साइन थीटा ओवर g आता है। तो बहरहाल ये बुक में देख सकते हैं। यहाँ हमारा काम है कि इनको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, यानी इनके रिलेशन देखने हैं। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेंज भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। इसको हम लेक्चर नंबर 5 में कवर कर चुके हैं कि इस तरह के आ जाएँ तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसको जाके लेक्चर नंबर 5 ज़रूर देखें। 4 है या 5 है, सॉरी 5 है या 6 है, सॉरी। तो इसको आप लेक्चर 4, 5 में अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं कि इनको हम क्या क्या इसमें चीज़ें आ सकती हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें यहाँ भी डिस्कस करते हैं। ये इसका ग्राफ है, h जो है ये प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर है, ठीक है, और r भी प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर। तो इनका आप देख सकते हैं एक जैसा ही ग्राफ बनेगा इनिशियल स्पीड के साथ। ये चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है वी आई के साथ सिंपल, तो इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये हम वहाँ लेक्चर 4, 5 में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, 4, 5, 6 में। ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्सेस हाइट। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ ये रिलेशन बनते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का साइन स्क्वायर थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर है इसलिए इस तरह आपको ये ऐसे नज़र आएगा। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री को शो कर रहा है। तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट होगी, 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्योरेटिकली बोलें। हालांकि 90 डिग्री पे अगर आप किसी को फेंकें तो वो सिंगल डायमेंशन, 1 डायमेंशन होती है मोशन, लेकिन थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे हाइट जो है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी, या जो 90 के जितना करीब होगा। इसी तरह ये है रेंज का और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का रिलेशन आपस में। तो रेंज यहाँ पे मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज है। और ये आपको पता है 45 डिग्री पे आती है। साइन 2 थीटा को 1 पुट कर दें तो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री से नीचे चले जाए एंगल तब भी रेंज कम हो रही है, ऊपर चले जाए तब भी कम हो रही है। लेकिन ज़्यादा कहाँ पे होगी, 45 पे मैक्सिमम, और जो एंगल 45 के ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ मैक्सिमम रेंज ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह ये टी का साइंस थीटा के साथ है, तो ये साइनोसाइडल फंक्शन है। तो साइनोसाइडल का 90 तक हम ड्रॉ करें तो इस तरह बनता है। वैसे ओवरऑल तो साइनोसाइडल वेव की जो शेप बनती है
तो ये एंगल भी 90 डिग्री तक है, ठीक है। तो 90 पे होगा तो वो मैक्सिमम लगता है। ये सब में हमने, इसमें सब में वेलोसिटी सेम रखी है, इसमें सब में एंगल सेम रखा है। इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह आपको इन रिलेशन के ग्राफ पता चल गए हैं जो हम पीछे देख रहे थे, ये वाले रिलेशन, और फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ भी। फिर काइनेटिक एनर्जी है, वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी जो है फर्स्ट हाफ में ये इक्वेशन बनती है उसकी, के एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी माइनस एम जी वाई। अगर ये देखें तो ये सिंपली क्या है, लॉस इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड हाफ में क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये लीनियर रिलेशन दे रहा है वर्टिकल डिस्टेंस के साथ, काइनेटिक एनर्जी का वर्टिकल डिस्टेंस के साथ लीनियर रिलेशन आ रहा है। और हॉरिजॉन्टल चूँकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक होगी जी बात। अब ये होती कितनी है, अगर हम देखना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किस तरह बनेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बराबर होगी, हाफ एम वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इनिशियल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो इनिशियल पॉइंट है या जो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों जगह पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी आई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वी आई के बराबर हो जाती है दोनों जगह पे। हाईएस्ट पे होगी हाफ एम वी आई कॉस स्क्वायर थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे होती है हाफ एम वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इन दोनों की रेशो लें, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, इनकी रेशो लें तो आप देखेंगे हाफ एम वी आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की रेशो लें एट हाईएस्ट पॉइंट, तो वो बराबर आएगी tan स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये कैसे आई, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखें पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक वर्टिकल कंपोनेंट से, हॉरिजॉन्टल के साथ तो है ही नहीं। तो इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का, वो यही होगा हाफ एम वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो सारी की सारी क्या होगी, लॉस हो गया जब यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है वेलोसिटी का। तो जितना लॉस हुआ उतना पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, तो इसलिए इसके बराबर। तो इस तरह आप हाईएस्ट पॉइंट पे इनकी रेशो निकाल सकते हैं। इस तरह काइनेटिक एनर्जी की रेशो हाईएस्ट पॉइंट पे और इनिशियली इनकी रेशो क्या होगी, तो यहीं से देख लें। इस हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ एम वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस काइनेटिक एनर्जी को इससे डिवाइड कर दें तो देखें हाफ एम वी आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट, वो ये भी हो सकता है, इनिशियल पॉइंट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। आप इसको देख लें कैंसिल करके, ठीक होगी जी बात। तो इस तरह ये डिफरेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं रेशो के वाइज। जैसे ये मैंने लिखे भी हैं, देखिए रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टॉप टू द लोएस्ट पॉइंट कॉस स्क्वायर थीटा, रेशो ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल काइनेटिक इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वो भी tan स्क्वायर के बराबर होता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी की रेशो लें तो वो भी tan स्क्वायर के बराबर आती है, ठीक होगी जी बात। फिर रेशो अगर आप देखें H/R इज़ इक्वल टू tan थीटा ओवर 4, ये आप फार्मूला पुट करें तो ये आता है। अगर आप गौर करें, रेशो ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जो आप इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं उस पर ये रेशो डिपेंड ही नहीं करती, ये सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। तो अब इससे आप कितनी तरह के इससे रिलेटेड जो जिसमें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होगा उनको रिलेट किया होगा, वो इस फार्मूले से आपने करने हैं। मसलन वो कहे कि जब एंगल 45 हो यानी रेंज मैक्सिमम हो तो हाइट कितनी होगी, तो आप सिंपली यही फार्मूले से tan थीटा को 1 कर दें, क्योंकि tan 45 पे वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जो रेंज आएगी, मैक्सिमम रेंज जो है
वो आपको पता है 4h के बराबर हो जाएगी, 4 उधर जाके h से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मसलन फ़र्ज़ करें आपको रेंज दी हो कि मैक्सिमम रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट जो है वो 100 मीटर आ रही है, मैक्सिमम नहीं, एंगल 45 एंगल पे हाइट 100 मीटर आ रही है, तो रेंज कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 45 पे रेंज क्या होती है मैक्सिमम, तो वो 4 टाइम्स होगी। तो इस तरह किसी भी एंगल पे आप इनको रिलेट कर सकते हैं। मसलन किस एंगल पे ये दोनों बराबर होंगे, h इज़ इक्वल टू आर, तो h इज़ इक्वल टू आर का मतलब ये रेशो 1 हो जाएगी, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स 4, वहाँ से थीटा निकाल लें तो वो 76 डिग्री पे बराबर होता है। तो h इज़ इक्वल टू आर जो है, h इज़ इक्वल टू आर, वो किस एंगल पे होता है 76 डिग्री पे तकरीबन। तो इस तरह आप मतलब ये इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर ये कुछ ग्राफ हैं जो वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ओवरऑल एक्सेलरेशन के हैं, या ओवरऑल एक्सेलरेशन चूँकि सिर्फ वर्टिकल ही होता है तो इसलिए ये वो कह लें। तो ये 3 पॉइंट मैंने लगाए हैं यहाँ पे, ए, बी और सी। ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और सी भी मैक्सिमम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो चूँकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि इसकी स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो चूँकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड जा रही है बॉडी, तो वेलोसिटी ने कम होना है, तो वेलोसिटी कम होते होते ये हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी की बात हो रही है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पहले देख चुके हैं। फिर वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो वो देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैंने आपको वीडियो बनाई है उसमें जाके देखें, तो ये इस तरह जाते जाते यहाँ पे जाके फिर मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव होगी। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन अगर मान लें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कोई चेंज नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी टाइम एक्सिस के साथ, ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ चुके हैं। इस तरह एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होता, वो भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन चूंकि वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमने पॉजिटिव डायरेक्शन किसको माना हुआ है, अपवर्ड को। ठीक है, तो इस सूरत में वो नेगेटिव ही रहेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से, तो वो भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। तो ये डिफरेंट ग्राफ हैं जो इस मोशन में हम देख सकते हैं। इस तरह फिर काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ आ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी चूँकि टाइम के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो टाइम के साथ उसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस के साथ वो लीनियर रिलेशन होता है, वो तकरीबन यही होता है ग्राफ। लेकिन टाइम के साथ ये वाला ग्राफ उसका बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है टाइम के साथ। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इस डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका रेंज से रिलेटेड। 45 पे हमने देखा मैक्सिमम है, ये जो ब्लैक वाले एंगल जो है ये 45 है फर्स्ट, ठीक है, और ये इसको शो कर रहा है ये ग्रीन कलर की, तो ये मैक्सिमम रेंज है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम रेंज है। तो ये दो एंगल हैं जिस पे रेंज इक्वल आ रही है, ये ब्लू वाले एंगल पे और ये रेड वाले एंगल पे। रेड वाले को ये पिंक शो कर रहा है, ये इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन जो पैराबोलिक, इसको ट्रिजेक्ट्री बोलते हैं। तो ये पैराबोलिक ट्रिजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये ध्यान में रखना है। तो बहरहाल, और ये भी, इस दोनों की रेंज सेम है, हाइट का फ़र्क है, रेंज सेम है। ये 45 से कम वाला एंगल है, ये जिसको पर्पल लाइन शो कर रही है, और ये 45 से ज़्यादा वाला एंगल है। लेकिन है क्या, दोनों की रेंज सेम है। तो रेंज सेम, फ़र्ज़ करें इन दोनों की अगर रेंज सेम है, तो मैं अगर कहता हूँ कि इनमें से एक एंगल θ1 है और दूसरा एंगल θ2 है, तो लाजमी बात है कि θ1 प्लस θ2 ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। कोई भी दो एंगल जिनका सम करें और वो 90 डिग्री के बराबर आए,
तो उनकी रेंज बराबर होती है R1 इज़ इक्वल टू R2, उनकी रेंज बराबर आएगी। तो ये जो रेंज बराबर आई है इनकी, ये वाली, ये इन दोनों का अगर सम करें तो वो 90 डिग्री होगा। मैक्सिमम कहाँ पे होती है? 45 या उसके जो नज़दीक हो, ठीक है। तो इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह, ये 2 पॉइंट नोट कर लें कि किस एंगल पे जो नियरेस्ट टू 45 डिग्री होगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उस पे रेंज मैक्सिमम आएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और इसी तरह वो एंगल जो 90 के करीब होगा उसमें वर्टिकल डिस्टेंस, जिसे हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल करते हैं, कहते हैं, वो मैक्सिमम आएगा। बस इसको अगर हम देखें तो ये डिफरेंट एंगल मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनमें से रेंज सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो आपने देखना क्या है, जो 45 के नज़दीक है। तो 45 से अगर नज़दीक देखें तो ये 2 एंगल बनते हैं, दोनों का फ़र्क 5-5 डिग्री का है। तो इन दोनों की रेंज सेम होगी, इसको मैं R1 कह देता हूँ, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा है। इससे कम देखें फ़र्क किसका है, वो 37 का है, इसका फ़र्क 8 का बनता है, ठीक है, इसका फ़र्क 8 का बनता है। तो इसमें मैं रेंज फ़र्ज़ करने लिख देता हूँ R2, ठीक है, ये R1 से कम होगी। फिर इसका जो फ़र्क है 55 का, वो 10 का बनता है, तो इस पे R3 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों का फ़र्क जो है वो 15-15 बनता है। तो जब फ़र्क सेम हो तो इनको जमा करें तो ये 90 बनेगा, ठीक है। तो लाजमी, तो यहाँ पे रेंज इक्वल होगी, तो इन दोनों का मैं R4 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। R5, इसको मैं R5 कह देता हूँ, ठीक होगी जी बात। तो इनके दरमियान अगर हम ऑर्डर बनाएं तो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है जी। रेंज सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा है 45 के करीब है, इन दोनों की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर इन दोनों की, फिर इनकी, ठीक होगी जी बात। इस तरह हाइट को भी आप देख सकते हैं। हाइट को अगर आप देखें, जो 90 के करीब होगा वो कौन सा है? 85। तो 85 पे हाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी यहाँ पे। तो इस दिए गए एंगल्स में 85 पे जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी, जो गिवन एंगल है। उसके बाद किसकी होगी? 60 की होगी, ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर 55 की होगी, ठीक है, इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको 3rd नंबर पे। और फिर 50 की होगी, जो 90 के नज़दीक है, ये हो गया। उसके बाद 40 पे हो गया, ठीक है, 5। फिर क्या हो गया? 37, ठीक है, इसमें नंबर 6, और 30 पे नंबर 7, ठीक होगी जी बात। तो इस तरह हाइट जो है वो 90 के करीब जो एंगल होगा उस पर मैक्सिमम होगी, और जो रेंज है जो 45 के नज़दीक होगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं, इसको देखें, इसके फार्मूलाज को। अच्छा, अब रिसेंटली एक आपको मैं सिचुएशन देता हूँ। अरशद नदीम, जो ये नेज़ा फेंकते हैं ना, पाकिस्तान के हैं अरशद नदीम, उन्होंने कल जो गोल्ड मेडल लिया है, तो उन्होंने जो थ्रो फेंका है वो उसकी रेंज आई थी 90.18 मीटर। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये एंगल 42 डिग्री का है, तो उसने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी होगी? तो ये फाइंड करें, ठीक है। अरशद नदीम ने जो वो थ्रो किया है वो 90.18 मीटर है, ठीक है। तो उस सूरत में ये एंगल है 42 डिग्रीज, तो उसने वेलोसिटी कितनी दी होगी? ये आप प्रैक्टिस करें, ये सिंपल रेंज के फार्मूला से आएगा। रेंज का फार्मूला किसके बराबर है? VI² ओवर G इंटू sin 2 थीटा। या आप आइडियल कंडीशन अज्यूम करें कि उसने 45 के एंगल पे फेंका होगा, फ़र्ज़ करें 45 के, तो तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो ये आप कैलकुलेशन करके देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।